नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये मैटर एनके डिक्टेशन आशुलिपि हिंदी गति अभ्यास नामक बुक से लिया गया है, जिसके राइटर गोविंद बल्लभ शर्मा जी हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैटर है, तो इसको सभी लोग लिखें, ग्रेड सी वाले भी और ग्रेड डी वाले भी। ठीक है, और हाँ, मैटर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पर्यावरण शब्द का निर्माण परि तथा आवरण शब्दों को मिलाकर बना है। परिवात का अर्थ चारों ओर तथा आवरण को ढकने वाला, अर्थात हमें चारों तरफ से ढके हुए है, वही पर्यावरण है। प्रकृति ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुंदर आवरण का निर्माण किया है, परंतु मनुष्य ने अपने भौतिक सुखों की होड़ में उसे दूषित कर दिया है। कल कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं, रासायनिक गैसों एवं शोर शराबे ने वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित किया है। पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण। वायु हमारे प्राणों का आधार है। वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भूस्खलन, भूक्षरण, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए, जल स्रोतों को सूखने से बचाने के लिए, वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित होने वाली भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक वृक्ष लगाने होंगे। पानी हमारी एक बुनियादी आवश्यकता है। प्रदूषित पानी पीने के कारण गांवों तथा शहरों के घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। मनुष्य द्वारा जल स्रोतों के पास मलमूत्र त्याग करने, तालाबों आदि में पालतू जानवरों को नहलाने तथा नदियों में कल कारखानों व शहरों से गंदे जल व विषैले पदार्थों युक्त पानी के गिरने से जल प्रदूषण होता है तथा इससे मनुष्य को गंभीर रोग लगते हैं। अतः हमें जल को दूषित करने से रोकने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए। समय समय पर तालाबों, नदियों, कुओं आदि की सफाई का प्रबंध करना चाहिए तथा कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को रासायनिक क्रियाओं द्वारा परिशोधित किया जाना चाहिए। अनावश्यक, असुविधाजनक तथा अनुपयोगी आवाज़ ही ध्वनि प्रदूषण है। एक व्यक्ति के लिए जो संगीत है, वही दूसरे के लिए शोर। शोर पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का मत है कि ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य प्रदूषण है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तेज शोर के कारण कान की कोशिकाओं के संवेदी रोम नष्ट हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रति जन जन एवं भारत सरकार दोनों ही सजग एवं सक्रिय हो रही है। प्रदूषण का निराकरण तभी संभव है जब जन सामान्य व सरकार दोनों का प्रयास इस दिशा में निरंतर होता रहे। कोयला घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष
और विपक्ष के बीच तनातनी के चलते संसद का पूरी तौर पर ठप हो जाना इसलिए अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है क्योंकि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब देश करीब करीब हर मोर्चे पर गंभीर समस्याओं में जूझ रहा है। निस्संदेह कोयला खदान आवंटन में गड़बड़ी एक गंभीर मामला है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन उसे लेकर संसद जिस तरह ठप पड़ी हुई है और पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों का ध्यान सिर्फ इस एक मुद्दे पर केंद्रित होकर रह गया है, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी को आंतरिक सुरक्षा के बिगड़ते परिदृश्य और आर्थिक सुस्ती के चलते लगातार बढ़ती समस्याओं की परवाह है। यदि राजनीतिक दलों को इस सब की परवाह होती तो वे कोयला घोटाले को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं नजर आते। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जिस संसद से यह अपेक्षित है कि वह विचार विमर्श के माध्यम से समस्याओं का हल खोजे, वहाँ इसी काम से बचा जा रहा है। गत दिवस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह पार्टी के लोगों को यह निर्देश दिया कि वे भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएं, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि दोनों दलों के बीच तनातनी और बढ़ेगी। इसके संकेत 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PC चाको को पार्टी प्रवक्ता बनाने से मिलते हैं। ऐसी समितियों के प्रमुख से तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे दलगत हित से परे हटकर काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसे ही प्रमुख को प्रवक्ता बनाकर दलगत हितों की रक्षा करने के लिए आगे कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है, बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का साहस भी कर रहा हूँ कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है, उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं वे आज भी बहुत ज़्यादा
पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया था कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।